आज हमारे साथ में है बीआरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश माने जी है। इनसे पूछते हैं महाराष्ट्र में जो उथल पुथल चल रहा है, आज जैसे शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आज इस्तीफा देना पड़ा, ये सब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और जिसके इनके नेताओं के कारण आज आम जनताओं को अपना भुगतना पड़ रहा है। हर परेशानी उनकी कोई सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन नेता अपने पद के लिए आम जनता का दुरुपयोग करे। क्या लगता है आपको ये जो चल रहा है महाराष्ट्र में? आज सरकार बदल गई है, आज मुख्यमंत्री फिर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, लेकिन इन लोगों को, नेता लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आम जनताओं के बारे में सोचना चाहिए? सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया अदा करते हुए, देखो, जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तब तक महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी ये परेशान थी, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़वाया था और इसलिए एक तरह से बीजेपी को वो एक गद्दारी का मामला शिवसेना का नज़र आता था और इसलिए जैसे वो मौका मिलते थे वो इस सरकार को मुश्किल में डालने की कोशिश करते थे, खास करके शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को। और इसके परिणाम हमें राज्यसभा का जब अभी 1 महीने पहले चुनाव हुआ तो उसमें शिवसेना के उम्मीदवार को हार का मुँह देखना पड़ा। फिर विधान परिषद में लगभग शिवसेना के 12 वोट ये भारतीय जनता पार्टी को मिले और उस 12 वोट में से और एडिशनल लगभग 8-9 वोट ऐसे मिलके कुल मिला के 21 एक्स्ट्रा वोट बीजेपी के उम्मीदवार को मिले और हारने वाला उम्मीदवार था वो बीजेपी का जीता और हारने की नौबत कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों से एक उम्मीदवार को, हंडोरे को, हार का सामना देखना पड़ा, जो मैंने पहले खुद चुनाव के पहले प्रिडिक्ट किया था कि इसमें हार हंडोरे की हो सकती है। अब इस हालात में बीजेपी का हौसला बुलंद था और पिछले 2.5 साल से केंद्र सरकार का ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इनका इस्तेमाल, महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर हाउस का, गवर्नर के पद का दुरुपयोग, इनका इस्तेमाल किया। और जब शिवसेना के एमएलए के अंदर जब बहुत बड़ी एक अशांति का माहौल देखा, अनरेस्ट देखी, और वो अनरेस्ट एक तरफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जांच को लेकर भी थी, दूसरी तरफ ये सरकार में उनको ज़्यादा काम नहीं हो रहा था और इसका फ़ायदा एकनाथ शिंदे इन्होंने उठाया। लेकिन असली रणनीति उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाने के पीछे एकनाथ शिंदे के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, इसको हमें मानना पड़ेगा। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन ऐसा आज शिवसेना के लोग कह रहे हैं, पूरे देश के लोग बोल रहे हैं कि इसके पीछे राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शरद पवार का हाथ है। नहीं, शरद पवार का हाथ क्यों होगा? क्योंकि शरद पवार जी की पार्टी खुद सरकार में है, नहीं तो वो भी विपक्ष में पिछले 2.5 साल में बैठते, वो खुद सरकार में बैठे थे। महाराष्ट्र की सरकार की बागडोर उनके हाथ में थी। एक शब्द आपने बोले कि शिवसेना वालों को जो काम है उनको काम नहीं किया जा रहा था, उनको शांत बिठा के रखे थे। जो देखा गया था, गृह मंत्री का पद उन्होंने मांगे थे, लेकिन गृह मंत्री का पद भी नहीं दिया गया उनको। एक तरफ से सिर्फ शिवसेना शांत थी, लेकिन पूरे पद अगर देखेंगे, शिवसेना तो छोड़ो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास ही पद अच्छे थे। नहीं, ये मामला है वो जब तीनों पार्टी के नेता बैठते हैं और सरकार बनाते हैं तब उसके ऊपर सोच विचार होना चाहिए, बाद में रोने धोने का मतलब नहीं होता। दूसरी बात, हर साल एक एनुअल बजट आता है तो हर डिपार्टमेंट का, मंत्रालय का बजट बनता है। तो बजट बनते समय जो शिवसेना के नेता लोग थे उन्होंने अपना पक्ष आगे रखना चाहिए था और उसको ज़्यादा सैंक्शन करके लेना चाहिए था। ऐसे माहौल में जब शरद पवार जी के खुद के 2 मंत्री महाराष्ट्र के जब जेल के अंदर है तो वो सरकार गिराने में या इस तरह की गतिविधियों में क्यों लुप्त होंगे? क्योंकि उनका फ़ायदा तो है नहीं, उनकी पार्टी का भी नुकसान है। इसलिए चाहे अजीत पवार का नाम लेना या किसका भी नाम लेना, इसमें लोगों का कहना है, हमने जो सुना है कि शरद पवार से ज़्यादा बढ़कर जो आज अंदर है, ये लोग सामने में आ रहे थे, फ्रंट पे आ रहे थे, इनके ऊपर में ईडी की कार्रवाई होगी। लेकिन ईडी की कार्रवाई तो अजीत पवार पे भी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई ईडी की कार्रवाई नहीं। शरद पवार को भी नोटिस गई, लेकिन पवार परिवार पे कोई ईडी की कार्रवाई नहीं है। लेकिन उनके पार्टी में रहने वालों पे, उनके खुद एक वकील थे कांग्रेस के भी,
नाना भोगे, उनके ऊपर में ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि परिवार पर को छोड़कर सब पे ईडी की कार्रवाई हो रही है? और शिवसेना वाले भी जो बागी हुए, कहीं ईडी की कार्रवाई के डर के कारण बागी तो नहीं हुए? नहीं, शिवसेना के बागी उनके बागीपन के पीछे मैंने कहा कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, उनका दुरुपयोग तो है। और सरनाइक जो एक एमएलए हैं ठाणा के, उन्होंने तो 6 महीने पहले उद्धव ठाकरे को इस बारे में खत भी लिखा था कि ये सब टालना है तो हमें बीजेपी के साथ मिलके चलना होगा। बात वही आती है कि असल रणनीति बीजेपी की है। शरद पवार जी के पार्टी का अभी सरकार जाने से फ़ायदा क्या होगा? तो नुकसान होगा ना। और इसीलिए कांग्रेस का भी नुकसान हुआ, एनसीपी का भी नुकसान हुआ, और एक तरफ से उनकी राजनीति भी पराजित हुई ना। ये सरकार चले जाना, मैं अकेले उद्धव ठाकरे के राजनीतिक हार नहीं मानता हूँ, ये शरद पवार जी की पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इनकी भी हार है। और इसीलिए कहा कि सीबीआई ईडी का गैर इस्तेमाल, गवर्नर के पद, गवर्नर हाउस का गैर इस्तेमाल और सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत इस्तेमाल करके जो बागी हुए उनको सब तरह की फैसिलिटी देना, चाहे सूरत हो, गुवाहाटी हो, चार्टर फ्लाइट देना, पैसे का इंतज़ाम करना, ये सारे मामले जो है कि बीजेपी जो अशांत थी 2.5 साल से, और जब 24 का चुनाव सामने आ रहा है तो बीजेपी अपनी सरकार चाहती थी, वो उनके मन मुनाव जैसे हो गया। क्या लगता है बीजेपी ने, इनके भी जितने करोड़ों लाखों रुपए, अब हम बोलेंगे लाखों रुपए खर्चा हुआ है बाकी शिवसेना के नेताओं के पीछे में, ये पैसा कहाँ से आया होगा? नहीं, ये पैसा कहाँ से आया इसकी जांच होनी चाहिए। हर कोई भी सरकार गिराने का बनाने का मामला होता है तो वैसे कई विधायक की उसमें इधर से उधर, उधर से इधर जो लाखों करोड़ों की मैनेजमेंट होती है, उन सभी ऐसे प्रकरणों की इसके आगे जांच होनी चाहिए। अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति चाहते हैं तो ऐसे समय पे कौन पैसा लगाता है, किसका पैसा खर्च होता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर चलो फडणवीस सरकारी सत्ता में आए तो हम फडणवीस सरकार से रिक्वेस्ट करते कि आप इसकी जांच करा के बताइए। आप करवाएंगे इसकी जांच? नहीं, इसकी हम तो जांच नहीं करवा सकते, जांच करने की एजेंसियां होती है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम खत लिख सकते हैं इस मामले की, या कोर्ट में अदालत में पीआई डाल सकते हैं इसके बारे में। लेकिन सभी लोगों को जिनको भारत के प्रजातंत्र के बारे में चिंता है, और जब भारत की आज़ादी का 75वां साल हम देश के लोग मना रहे हो तो प्रजातंत्र करप्शन फ्री होना चाहिए, इस बात को लेकर भी गंभीरता से सोच विचार होना चाहिए। और ऐसे प्रकरण में जितना भी मनी इन्वॉल्व होता है उनकी जांच होनी चाहिए। ये तो हो गई महाराष्ट्र की बात। नागपुर में भी महानगर पालिका 2022 में चुनाव है, उसमें आप लोग किसी के साथ अलायंस करेंगे या अपने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़ा करेंगे? महाराष्ट्र में जो भी लोकल बॉडियाँ होगी, चाहे मुंबई हो, ठाणा, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपुर, सभी जगह मैंने अपनी पार्टी की भूमिका बिल्कुल साफ की है कि जो भी समविचारी दल है, संगठन है, पार्टी है, जो हमें भी अपना वो मदद का हाथ देना चाहते हैं और हमारा भी मदद का हाथ लेना चाहते हैं, तो हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, उनके साथ मिलजुल के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। एक जनता के हित में कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे, लोगों के हित का एक एजेंडा बनाएंगे, और उस एजेंडे के ऊपर कि अगर लोगों ने हमें वोट दिया, चुन के दिया, अधिकार दिए, तो हम इन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। इस तरह का एक बिल्कुल चार्टर बनाकर जो समविचारी राजनीतिक दल है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हमारा इरादा है। देखा जाए तो एक आपकी पार्टी है बीआरएसपी, वंचित आघाड़ी है, बीएसपी है, इसमें महानगर पालिका के समय देखा गया वोट बढ़ जाते हैं। तो अपने अपने लोगों को कैसे पता चलेगा अपने ओरिजिनल नेता कौन है, अपने हित के लिए, समाज के लिए लड़ने वाला कौन नेता है? आज हर देखो सब ने अपनी अपनी पार्टी बनाए रखे, जिसके कारण सबसे ज़्यादा अगर वोट फूटते तो समाज के फूटते हैं। इसमें आप अपने समाज के लिए कैसे अपने नेताओं को एक कर सकते हैं या अपने आम जनता को एक कर सकते हैं? देखो, इसके बारे में मैंने 1 महीने पहले ही नागपुर में एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा था कि बीआरएसपी, वंचित और बीएसपी, इन तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ने चाहिए।
3 सीटों का प्रभाग है, एक एक सीट आराम से एक एक पार्टी ले सकती है। इसके आगे भी मैंने जाकर कहा कि अगर सत्ता हथियाने के लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना जैसे समान विचारधारा नहीं लेकिन विभिन्न विचारधारा वाली पार्टियां एक हो सकती है, तो फुले शाह अम्बेडकर को मानने वाले बंदे इन्होंने एक होना चाहिए। ये मैंने ऐलान भी किया था। सिर्फ ऐलान ही नहीं किया तो मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी दिखाई है। तैयारी नहीं दिखा रही है तो बाकी भी जो वंचित वाले हैं या बीएसपी वाले हैं, उनके भी जो कुछ मेरे कनेक्शंस में लोग होते हैं, उनको भी मैं इस बात को तैयार करता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि वंचित का नेता प्रकाश अम्बेडकर है और बीएसपी का फैसला लखनऊ में होता है। तो इसके लिए वो बेचारे स्थानिक लेवल पे चाहे या नहीं चाहे, उनके फैसले उनके नेता करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वंचित वालों ने तो कम से कम जिला लेवल पे इसका विचार करना चाहिए। फिर और अन्य दल भी होते हैं, उनको भी हम साथ ले सकते हैं। तो एक बड़ा इक्वेशन बनाकर चुनाव जीता जा सकता है। कल संविधान परिषद ले रहे हैं आप, उसमें क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखो, ये बीआरएसपी की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव और राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज इनके ये डेथ एनिवर्सरी है, मतलब स्मृति शताब्दी साल है। तो इस दोनों कार्यक्रम के अंदर पार्टी ने 10 ऐसी संविधान परिषद, उसमें महाराष्ट्र में 5 और महाराष्ट्र के बाहर में 5, ऐसे 10 परिषदों का आयोजन किया है। उसकी पहली परिषद कल नागपुर में वसंतराव देशपांडे सभागृह में होने वाली है। उसमें सभी पार्टी के नेता, बुद्धिमान आदमी, प्रचारक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, ऐसे कई लोगों को हमने इनवाइट किया है। और मुद्दा ये है कि क्या देश के पार्लियामेंट में आरक्षित सीटों पर चुन के जाने वाले एमपी, चाहे एससी के हो या एसटी के हो या ओबीसी समाज के हो या माइनॉरिटी के हो या अन्य गरीब तबके के हो, क्या वो सचमुच नेता है? क्या वो सचमुच प्रतिनिधि करते हैं? भारतीय संविधान ने आरक्षण इसलिए दिया ताकि सही लोग चुन के जाएं, और अगर सही लोग चुन के नहीं जाते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या संविधान में कोई संशोधन, नया कानून या चुनाव सुधार, ताकि असली लोग चुन के जाएं? जैसे आपने कहा कि गलत लोग नेतागिरी करते हैं और सही लोग सामने नहीं आते, तो सही लोग सामने लाने के लिए कोई तो पर्यायी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये बाबा साहब के फुले शाह अम्बेडकर के मूवमेंट का एक लंबा चौड़ा एजेंडा है, जिसको आज तक किसी पार्टी ने हाथ में नहीं लिया। लेकिन बीआरएसपी, हमने इस मुद्दे को पहली बार हाथ में उठाया है और ये सवाल उठाया है कि क्या इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी, ओबीसी सिर्फ वोटर बन के रहेगा? क्या उसके सचमुच जेन्युइन एंड कैपेबल लोग चुन के जाएंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे? और अगर नहीं बनते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसको लेकर एक राष्ट्रीय सोच नई तरीके से बनने की ज़रूरत है, ताकि सही लोग पार्लियामेंट में चुन के जाएं और सही रूप से प्रतिनिधित्व करें। डॉक्टर सुरेश माने ने आने वाले 2024 के जो महानगर पालिका के चुनाव है, उनके लिए बीएसपी और वंचित आघाड़ी के अध्यक्षों को भी कहा है कि भाई मिल के अगर चुनाव लड़ेंगे, हो सकता हम सत्ता में वापस आ सकते हैं। कैमरामैन दिनों के साथ रितेश बोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए।